आज हम देखेंगे ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की इंसुलेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। इंसुलेशन मतलब हम लोग कैसे उसमें इंसुलेटर्स वगैरह की हम देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखें इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या है, इंसुलेटर का मेन काम क्या है, इंसुलेशन प्रोवाइड करना, ठीक है ना। इंसुलेशन आपको पता है, टावर जो है, टावर पोल्स मैक्सिमम कौन से होते हैं हमारे पास, जीआई के होते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन आयरन के बने होते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको अगर हम मानते हैं ये पूरा टावर है हमारा, क्या किससे बना हुआ है, ये आयरन से बना हुआ है, ठीक है ना, आयरन जीआई स्टील से, ठीक है ना। तो अब ये इंसुलेटर, ये कंडक्टर है हमारा, ये कंडक्टर लटक रहा है, ठीक है ना। तो ये बीच में इंसुलेटर लगा है, 1 2 3 4 इंसुलेटर लगे हैं, ठीक है ना। इसको बोल जाओ, ये गार्डरिंग लगाएंगे, ये बाद में करता हूँ मैं, ठीक है ना, इसको बाद में करते हैं, ठीक है। तो ये इंसुलेटर लगे हैं, 1 2 3 4 लिए, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो इसके ये कंडक्टर अगर मैं इंसुलेटर नहीं यूज करूँ तो इस कंडक्टर में जो करंट जा रहा है वो सारा का सारा कहाँ जाएगा, अगर इंसुलेटर नहीं हो, उसकी उसकी बात कर रहा हूँ, तो ये टावर में जाएगा, क्योंकि टावर क्या जीआई स्टील है, तो जीआई स्टील क्या है, वो कंडक्टर है, तो ये सारा का सारा करंट अर्थ में चले जाएगा, तो पावर ट्रांसमिट नहीं होगी, ठीक है। तो लेकिन हमने कनेक्टर तो इसलिए कनेक्टर लगाया, कनेक्टर क्या है, इसलिए हमने ये डिस्क लगाई, ये डिस्क क्या है, इंसुलेटर है, तो इसलिए ये इंसुलेटर लगाया ताकि ये जो करंट है इसके अंदर से ना जा पाए, ठीक है। लेकिन फिर भी बिल्कुल एक माइनर सा करंट जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीकेज करंट बोलते हैं, ठीक है। वो लीकेज करंट कौन सा, IC3 IC2 IC1, ठीक है ना। ये इंसुलेटर वाइज अलग अलग करेगा, ये मानते हैं हम, ठीक है ना। ये जाता है थोड़ा बहुत करंट, लीकेज करंट बोलते हैं इसको। तो इसकी जो कैपेसिटेंस होगी, ये इमेजिनरी कैपेसिटेंस है, ये जो कैपेसिटेंस है, ये और ये इमेजिनरी कैपेसिटेंस है, ठीक, क्योंकि हमारा क्या है, लीकेज करंट ट्रैवल कर रहा है, ठीक है ना। लीकेज करंट हमारा क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, वो पास होगा इसमें से, मिनिमम बिल्कुल मिनिमम करंट होता है वो जाता जाता है, ठीक है ना। उस करंट की कैलकुलेशन के लिए मानते हैं कि ये एक कैपेसिटेंस है जो इन दोनों के बीच में आपस में होगी, इस टावर के बीच में और कंडक्टर के बीच में, कंडक्टर के इंसुलेटर्स के बीच में, ठीक है ना। तो इसके अंदर से लीकेज करंट जाएगा। लाइकवाइज ये डिस्क 1 है, डिस्क 2 है, डिस्क 3 है, डिस्क 4 है, ठीक है। ये डिस्क है, इन डिस्क में से भी करंट जाएगा, लीकेज करंट जाएगा, तो वो करंट हमने दिया रखा है, इस डिस्क में जा रहा है I4, इस डिस्क में जा रहा है I3, इस डिस्क में जा रहा है I2, इस डिस्क में जा रहा है I1, जा रहा है, इसके थ्रू अंदर अर्थ में जाएगा, ठीक है ना, अर्थ में चले जाएगा करंट। तो ये भी लीकेज करंट है। इसकी कैपेसिटेंस, जो इसकी कैपेसिटेंस है हमारी, जो एक्चुअली में हमने डिस्क लगा रखा है, उसकी कैपेसिटेंस को मानते हैं हम MC, क्या मानते हैं, MC मानते हैं, ठीक है। तो ये MC मानते हैं। इसमें जो करंट जाएगा IC3 IC2 IC1, जो इमेजिनरी कैपेसिटेंस में से जाएगा, ठीक है ना, टावर के अंदर से लीकेज करंट जाएगा। जो कैपेसिटी जो डिस्क के थ्रू जाएगा वो I1 I2 I3 मानेंगे हम लीकेज करंट, ठीक है। तो ये है। तो अब इस डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज को मानते हैं V1, इस डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज को मानेंगे V2, इस डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज को मानेंगे V3, और इस डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज होगा उसको V4 मानेंगे। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 V4 किसके बराबर होगा, इन ये होगा हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज के बराबर। V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 ये किसके बराबर होगा, जो वोल्टेज हमारी कंडक्टर में जा रही है, ठीक है। मान लो 400 के लाइन है, तो फिर हमारा ये 400 के किसके बराबर होगा, ये V1 प्लस V2 प्लस V3 V4 किसके बराबर होना चाहिए, 400 किलो वोल्ट के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हमारी ऑपरेटिंग वोल्टेज 400 किलो वोल्ट है, ठीक है। इतना आगे समझ। चलो अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ इंसुलेटर। टाइप ऑफ इंसुलेटर हमारा एक होता है पिन टाइप इंसुलेटर, ये मैंने बना रखा पिन टाइप इंसुलेटर, ठीक है ना। ये एक इंसुलेटर होगा, उसके ऊपर थोड़ी जगह आती है कंडक्टर टांगने के लिए, ठीक है ना। इधर हम कनेक्टर बांध देते हैं, इसके अंदर पिन होती है, इस पिन के अंदर हम क्या स्क्रू, इस पिन को स्क्रू कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इधर भी बनाया हुआ है। तो ये कहाँ तक यूज होती है, ये 33 kV तक यूज होते हैं हमारे, ठीक है ना। एक शैकल टाइप इंसुलेटर होता है, शैकल टाइप हमारा इस टाइप का होता है, ठीक है ना। इसके अंदर थोड़े से होल रहते हैं, ऊपर से नीचे होल, इसके अंदर इसको बांधने के काम आता है, तो ये इंसुलेटर हमारा इधर आ जाता है, ठीक है ना। ये हमारा ऐसे रखा होता है, होल आ गया हमारा, ठीक है ना। कनेक्टर इधर बांधते हैं इसमें, शैकल टाइप, कौन से में, शैकल टाइप, शैकल टाइप इंसुलेटर। ये क्या है, ये 33 kV तक यूज होते हैं, मैक्सिमम 33 kV तक यूज होते हैं, उसके बाद ये यूज नहीं होते, ठीक है ना। हमारी लो वोल्टेज में भी ये दो टाइप के इंसुलेटर यूज होते हैं, पिन टाइप इंसुलेटर और शैकल टाइप इंसुलेटर, हमारी दो ही इंसुलेटर यूज होते हैं। लो वोल्टेज जैसे हमारे घर में सर्विस में आती है, उसको लटकाने के लिए भी ये इंसुलेटर यूज करते हैं, और 33 kV तक हम ये इंसुलेटर यूज करते हैं, ठीक है ना। ये इधर बना हुआ। उसके बाद हमारा इंसुलेटर आता है डिस्क टाइप इंसुलेटर। कौन सा आता है, डिस्क टाइप इंसुलेटर। डिस्क टाइप इंसुलेटर को ये मैंने बना हुआ, ठीक है।
ये बना हुआ है, ये होती है डिस्क, सिंपल एक डिस्क के शेप में होती है, ठीक है। इसके इधर थोड़ा सा एक लोहे का जॉइंट रहता है और इसके ऊपर एक लोहे का जॉइंट रहता है, ठीक है। ये आगे डिस्क, ठीक है। डिस्क शेप आ गई हमारे, जितनी भी डिस्क है वो दूसरी डिस्क लगाएंगे वो इधर इधर इसके साथ जुड़ जाएगी, वो भी ऐसे लग जाएगी, ठीक है। तो ये वाले बना रखे हैं डिस्क। ये दो टाइप में बनते हैं हमारे, सस्पेंशन टाइप और स्ट्रेन टाइप में हमारा बनता है, ठीक है ना, ये डिस्क शेप। तो आपने देखा होगा कई बार जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन रहती है, कई बार उसमें डिस्क रहती है 1 2 3, उसके नीचे कंडक्टर रहता है, लटकता रहता है, जिसमें कंडक्टर लटक रहा है, जैसे ये लटक रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे कंडक्टर लटक रहा है, उस टाइप में क्या बोलेंगे हम इसको, सस्पेंशन टाइप डिस्क बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सस्पेंशन टाइप डिस्क करेंगे। लास्ट में रहेगा इसका कंडक्टर रहेगा जिसमें पावर ट्रांसफर होगी, और ऊपर क्या रहेगा, क्रॉस आर्म रहेगी, ठीक है। तो ये लटक रहेगा, उसको उस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, सस्पेंशन टाइप, मतलब सस्पेंस कर रहा है, वेट उसका लटक रहा है नीचे। दूसरा आता है जिसमें डिस्क बिल्कुल सीधे, अब मैं ये क्रॉस आर्म, पहले वाले केस में क्रॉस आर्म ऊपर थी और कंडक्टर नीचे लटक रहा था, अब वाले केस में कंडक्टर ऐसे है और क्रॉस आर्म भी ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे है। तो इस टाइप की, पहले वाले केस में सिर्फ वेट को उठाना पड़ रहा है, डिस्क क्या कर रही है, सिर्फ कंडक्टर के वेट को उठा रही है। इस वाले केस में क्या कर रही है, पूरी लेंथ जो उसमें क्रॉसिंग है उसकी भी स्ट्रेन आ रही है पूरी। तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, इसको बोलेंगे सस्पेंशन टाइप स्ट्रक्चर। ये हमारा नॉर्मल 5-7 टावर जब पोल्स के बीच में होगा, अगर माने 7 पोल है, 7 पोल के बाद जो 8वां पोल होगा वो होगा हमारा स्ट्रेन टाइप। स्ट्रेन टाइप मतलब ये 7 पोल का जो वेट है कंडक्टर उसको भी पकड़ रहा है और खींच को पकड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा 7-8 पोल के बाद या 7-8 टावर के बाद एक हमें स्ट्रेन टाइप हमें स्ट्रक्चर देना पड़ता है ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है ना। तो नॉर्मली ये जब 7-8 टावर के बाद नॉर्मल करेंगे, और दूसरा क्या है, कब यूज करेंगे, जब हमारा रिवर क्रॉसिंग है, बहुत बहुत बड़ा लेक क्रॉसिंग है, ठीक है ना, वहां पे हमें इसको यूज करेंगे, रोड क्रॉसिंग में यूज करेंगे कौन सा स्ट्रक्चर, स्ट्रेन टाइप। स्ट्रेन में क्या है कि ज्यादा लेंथ को भी ले सकता है, कंडक्टर की लेंथ को, स्पेन को भी ले सकता है, और बाकी जो 7-8 टावर है जिन्होंने सिर्फ कंडक्टर लटका रखा है, अगर उसके अंदर स्ट्रेन आती है उनकी स्ट्रेन को भी ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग रहता है ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब देखो इसमें ऐसे लटक रहते हैं, डिस्क ऐसे रहती है, एक ऐसे बिल्कुल खिंच पड़ती है। दूसरे वाले में क्या था, डिस्क ऐसे है और ऐसे वजन, सिर्फ वजन उठा रही है, सस्पेंशन वाला वजन भी उठा रहा है, और पीछे अगर कोई स्ट्रेन आती है किसी टावर में तो उसको भी ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। तो इसलिए रिवर क्रॉसिंग में यूज होती है, और नॉर्मली 7-8 टावर या 7-8 पोल के बाद भी इसको एक पोल स्ट्रेन का, एक पोल स्ट्रेन का लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिस्क, नंबर ऑफ डिस्क हम कॉम्बिनेशन डिपेंड करता है हमारी ऑपरेटिंग वोल्टेज हम कितनी यूज कर रहे हैं। जितनी ज्यादा ऑपरेटिंग वोल्टेज यूज होगी उतनी ज्यादा हमारी डिस्क, नंबर ऑफ डिस्क बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। ये आ गया, ठीक है। अब क्या है, अब अगर हम ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन को हम अगर शो करते हैं, हम थोड़ा सा कम करते हैं इसको, तो शैकल टाइप जो है, शैकल टाइप भी हमारा स्ट्रेन में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, इनमें यूज करते हैं, इसको बाद में करेंगे, हम कभी यूज करते हैं। अब क्या है, ट्रांसमिशन लाइन को भी हम एक डायग्राम के अंदर शो कर सकते हैं, जैसे ये मैंने तो शो की है ट्रांसमिशन लाइन पूरी, ठीक है ना। जनरेटर है, जनरेटर के बाद ट्रांसफार्मर लगा है, तो ट्रांसफार्मर के बाद की जो लाइन स्टार्ट है उसको हम ट्रांसमिशन लाइन बोलेंगे। यहां से लेके यहां यहां से लेके यहां तक ये क्या है, ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर, एल, जी एंड सी, वेयर जी इज अ कंडक्टेंस, ठीक है ना। जी कंडक्टेंस है, सी कैपेसिटेंस है, सी क्या है हमारी, सी कैपेसिटेंस है, ठीक है ना। आर, एल, जी एंड सी, मतलब आर आ गया रेसिस्टेंस, एल आ गया इंडक्टेंस, जी आ गया कंडक्टेंस, सी आ गया कैपेसिटेंस, ठीक है ना। तो आर किसके बराबर होगा, आर हमारा होगा पावर लॉस डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर। तो हम क्या पावर लॉस नाप के, ठीक है ना, पावर लॉस हमें मिल जाएगा मीटर वगैरह की रीडिंग से, पावर लॉस देख के डिवाइड बाय करंट जो हमारा मीटर जा रहा है उसको स्क्वायर करेंगे तो हमारे क्या मिल जाएगा, आर इफेक्टिव मिल जाएगा ऑफ ट्रांसमिशन लाइन का जो पूरा रेसिस्टेंस हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा एक एंड किसी एंड पे, ठीक है ना। इधर ये इन्फिनिट बस आ गई, तो आर हमारा मिल जाएगा। पावर लॉस किसकी वजह से होता है, हमारा ट्रांसमिशन लाइन में पावर किसकी वजह से है, पावर लॉस रेसिस्टेंस ऑफ दी ट्रांसमिशन लाइन की वजह से, मतलब आर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पावर लॉस। तो पावर लॉस निकाल सकते हैं, तो आर डी सी बराबर हमें पता ही है, आर किसके बराबर सिग्मा एल अपॉन ए होता है, ठीक है ना। तो ये कई बार न्यूमेरिकल में पूछते हैं तो उसमें यूज कर सकते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन इज कॉम्बिनेशन ऑफ आर, एल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ शंट कंडक्टेंस जी, ठीक है ना। ये शंट कंडक्टेंस को क्या बोलेंगे, जी बोलेंगे, एंड कैपेसिटेंस सी, ठीक है। अब क्या है, जो ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर हैं जैसे रेसिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, इसको हम क्या करते हैं पर किलोमीटर के हिसाब से मानते नापते हैं या पर यूनिट के हिसाब से मानते हैं, ठीक है ना।
पर यूनिट या पर किलोमीटर के हिसाब से देखेंगे इसको ट्रांसमिशन लाइन। और ये क्या है, कांस्टेंट रहते हैं। अब मान लो 2 ओम पर किलोमीटर, तो दो वो पूरी लेंथ इंटायर लेंथ में ही वो 2 ओम पर किलोमीटर रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि कांस्टेंट रहेगा एक बार पर यूनिट के हिसाब से रहेगा, इंटायर विल बी कांस्टेंट फॉर इंटायर लेंथ ऑफ लाइन। दूसरा क्या है, शंट कंडक्टेंस। शंट कंडक्टेंस आ गया हमारा जी। शंट कंडक्टेंस की वजह से होता क्या है, शंट कंडक्टेंस की वजह से क्या है, लीकेज करंट जाता है हमारा, ठीक है ना। शंट कंडक्टेंस की वजह से क्या जा रहा है हमारा, लीकेज करंट। तो अगर कोई कई बार पूछता है कि विच पैरामीटर इज रिस्पांसिबल फॉर लीकेज करंट, तो उसमें क्या आएगा, शंट कंडक्टेंस। शंट कंडक्टेंस इज रिस्पांसिबल फॉर दी लीकेज करंट इन ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है ना। अगर कोई बोलता है शंट अगर कोई बोलता है शंट कंडक्टेंस हमारा जीरो है, तो बताओ जी लीकेज करंट कितना होगा, तो उसमें लीकेज करंट क्या होगा, जीरो ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि शंट कंडक्टेंस के कारण लीकेज करंट, अगर शंट कंडक्टेंस जीरो है तो लीकेज करंट भी जीरो मानते हैं, ठीक है। अब क्या है, एल। एल एल जो रेस्पॉन्सिबल है, ये हमारा पावर ट्रांसफर को गवर्न करता है, ठीक है ना। जितना ज्यादा एल हमारा कम होगा उतनी ज्यादा पावर हम ट्रांसफर ज्यादा कर सकते हैं, जितना ज्यादा हमारा एल होगा उतनी कम हम पावर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एल इज द फैक्टर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग ऑफ पावर ट्रांसमिशन, ठीक है ना। पावर ट्रांसमिशन को लिमिट एल ही करता है, तो एल को ही हम चेंज करके तो हम कर सकते हैं। तो फिर होता है चार्जिंग करंट। तो चार्जिंग करंट मैंने बताया कि चार्जिंग करंट वो था लीकेज करंट, जो मैंने बताया था लीकेज करंट किसके कारण होता है, जी के कारण। फिर होता है चार्जिंग करंट। चार्जिंग करंट होता है हमारा ड्यू टू चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ लाइन। आपको पता है एसी करंट क्या होता है, एसी करंट ऐसे होता है, एक आ गया चार्जिंग, एक हो गया डिस्चार्जिंग। एक हाफ साइकिल में चार्ज होगी, एक हाफ साइकिल में डिस्चार्ज होगी, तो उसके कारण क्या है, जो हमारा चार्जिंग करंट फ्लो करता है लाइन के अंदर से, वो चार्जिंग करंट से हमें होता क्या है, चार्ज। और अभी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर और नो लोड पे हमारी लाइन है तो क्या चार्जिंग करंट फ्लो करेगा उसमें, तो चार्जिंग करंट पक्का फ्लो करता है। चार्जिंग करंट लोडिंग कंडीशन में भी फ्लो करता है और अनलोडेड कंडीशन में भी फ्लो करता है। अगर हमारी लाइन हमारी ओपन है तभी हमारा चार्जिंग करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये बात पूछता है, तो चार्जिंग करंट हमारा ओपन सर्किट में भी फ्लो करता है। ओपन सर्किट मतलब ये ट्रांसमिशन लाइन अगर ओपन है तभी हमारा चार्जिंग करंट फ्लो होता रहेगा, क्योंकि ये किसके कारण होगा, ये सिर्फ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के कारण हो रहा है। तो चार्ज करंट तो फ्लो ही करेगा, चार्ज लाइन तो चार्ज भी डिस्चार्ज भी होती रहेगी अगर लोड नहीं लगाओगे, ठीक है ना, क्योंकि एसी करंट है, एक साइड चार्जिंग और डिस्चार्ज, एसी करंट में रहता है चार्जिंग डिस्चार्ज, ठीक है ना। तो ये हमेशा फ्लो करता रहेगा हमारा चार्जिंग करंट, इवन एट नो लोड कंडीशन में भी। तो चार्जिंग करंट किस किस को इफेक्ट करता है, ये पावर फैक्टर को भी इफेक्ट करता है और एफिशिएंसी को भी इफेक्ट करता है, वोल्टेज ड्रॉप को इफेक्ट करते हैं। ये सारे पैरामीटर्स तीनों चीजों को इफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आते हैं फिर से, अब ये हमें ट्रांसमिशन लाइन पता चल गया आपको क्या क्या है। अब इस इधर आते हैं हम, जो हमने जो पहले बताया कि इंसुलेटर जब यूज करते हैं हम, इंसुलेटर का काम क्या है, टू प्रोवाइड इंसुलेशन बिटवीन कंडक्टर एंड टावर पार्ट्स, ठीक है, क्योंकि टावर पार्ट्स क्या है, मेटल के हैं, ताकि हमारा करंट सारा अर्थ में चले जाए। तो इसके कारण क्या है, इसकी जो कैपेसिटेंस है डिस्क की, उस कैपेसिटेंस को क्या बोलेंगे, एमसी, इमेजिनरी कैपेसिटेंस को सीसी मानेंगे हम, ठीक है ना, बिल्कुल आसान की। अब क्या है कि जो डिस्क हमारी सबसे पास में है, कौन सी डिस्क, ये वाली डिस्क, ठीक है ना, जो हमारे इंसुलेटर सबसे पास है, जहां पे कंडक्टर लटका हुआ, मान लो ये कंडक्टर लटका हुआ ऐसे, ठीक है, ये जो डिस्क है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा वोल्टेज स्ट्रेन आएगा, किसके ऊपर आएगा, जो डिस्क नियरेस्ट टू दी कंडक्टर है उसके उस पर सबसे ज्यादा लोड आएगा, क्या, वोल्टेज लोड आएगा, और वोल्टेज स्ट्रेस जो आएगा सबसे ज्यादा इसके ऊपर आएगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा, वोल्टेज स्ट्रेस आएगा। वोल्टेज स्ट्रेस आने का मतलब क्या है कि ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन पे जब वोल्टेज ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, सबसे पहले डैमेज होने के चांसेस कौन सी डिस्क के हैं, इस डिस्क के सबसे ज्यादा डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए ये जो है हमें ये वाली डिस्क जो है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ती है, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या है, इफेक्टिव यूज ऑफ डिस्क, मतलब डिस्क का जो इंसुलेशन है उसको सबसे ज्यादा यूज करने को हम अगर बेहतरीन तरीके से उसको यूज करें तो डिस्क एफिशिएंसी, स्ट्रिंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या है, अब इस सबसे ज्यादा स्ट्रेस, इस वोल्टेज स्ट्रेस इसके पास आ रहा है, उससे कम इसके पास आ रहा है, उससे कम इसके पास, उससे कम इसके पास आ रहा है। तो अगर कोई पूछता सबसे ज्यादा वोल्टेज स्ट्रेस कहाँ आ रहा है, सबसे ज्यादा वोल्टेज स्ट्रेस आएगा जो डिस्क, जो इंसुलेटर पास है कंडक्टर के। सबसे लोएस्ट स्ट्रेस कहाँ पे आ रहा है, जो सबसे दूर है डिस्क हमारी, ठीक है ना, कंडक्टर के। या फिर दूसरा बोल सकते हो जो डिस्क सबसे पास होगी क्रॉस आर्म के साथ, ठीक है। तो ये है, तो इसको, इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग टू इंप्रूव स्ट्रिंग एफिशिएंसी, ठीक है ना। तो इसके हम तीन तरीके से हम इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना, स्ट्रिंग एफिशिएंसी। अब ये लिखा भी हुआ मैंने, स्ट्रेस एक्सपीरियंस बाय डिस्क नियर कंडक्टर ऑलवेज मोर देन स्ट्रेस एक्सपीरियंस बाय अदर। सबसे ज्यादा यही बेचारा
इंसुलेटर जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इसी के आसपास आएगा एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है ना। तो जो है अब क्या है, जो MC होगा, जो इंसुलेशन जो कैपेसिटेंस होगी इसकी डिस्क की, वो हमेशा ज़्यादा होगी C से। तो मतलब MC क्या है, हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन C होगा, ठीक है ना। MC इज ऑलवेज ग्रेटर देन C। तो ये हमेशा याद रखना, हमेशा जो इसकी कैपेसिटेंस है डिस्क की, हमेशा ये वाले कैपेसिटेंस से ज़्यादा ही होगी, ठीक है। तो दूसरा भी बात करते हैं स्ट्रिंग एफिशिएंसी की। स्ट्रिंग एफिशिएंसी, ठीक है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी होती है वोल्टेज V बाय N इंटू वोल्टेज एट नियरेस्ट डिस्क टू कंडक्टर, ठीक है। मान लो वोल्टेज है 400 kV, ठीक है ना। डिस्क लगी है आपने, इधर कितनी लगी है, 4 लगी है, 4 डिस्क इंटू वोल्टेज इसके आसपास, मान लो इसके आसपास वोल्टेज अगर 200 kV है, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होगी देख लो आप कितनी, ठीक है। तो ये है, तो ये ऐसे इसको न्यूमेरिकली हम इसको यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है, V मतलब ऑपरेटिंग वोल्टेज, जिस वोल्टेज जो होगी, मान लो 400 kV अगर यूज करो, 400 kV ऊपर होगा। तो अगर नंबर ऑफ डिस्क है, मान लो 4 यूज किए डिस्क, तो 4 आएगा N, ठीक है ना, N आएगा नंबर ऑफ डिस्क। तो अगर वोल्ट, तो B क्या है, ये वाला B है हमारी, ये वाली वोल्टेज, इस डिस्क के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, जो नियरेस्ट डिस्क टू कंडक्टर होगा, ठीक है ना, कंडक्टर के आसपास जो सबसे नियरेस्ट होगी डिस्क, उसका वोल्टेज उसके अक्रॉस जो V मतलब V4, कौन सा वोल्टेज लेना है, ये वाला V4 वोल्टेज लेना है, ठीक है ना। इधर कौन सा आएगा वोल्टेज, आएगा V4, V ऑपरेटिंग डिवाइडेड बाय N इंटू V4, ठीक है। तो ये वाला वोल्टेज यूज करेंगे तो हमारा ये फार्मूला कहाँ हो जाएगा, डिस्क एफिशिएंसी हमारी आ जाएगी, ठीक है। तो अभी कई बार पूछते हैं कि हाउ टू इंक्रीज द डिस्क एफिशिएंसी। डिस्क एफिशिएंसी हमारी इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। डिस्क एफिशिएंसी हम इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क एफिशिएंसी हम इंप्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म्स। लॉन्गर क्रॉस आर्म्स जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ये टावर मान लेते हैं हम, ठीक है ना, ये टावर है हमारा, एक टावर मानते हैं, इसके डिस्क लगी हुई है, 3 डिस्क लगी है, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा कनेक्टर, लाइकवाइज इधर भी 3 डिस्क लगी है, तो ये कनेक्टर आ गया। तो ये क्या है, हम बाय यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म, ये जो क्रॉस आर्म है ना, ये क्रॉस आर्म, इसको और लंबा करके इधर अगर हम बनाते हैं इसको, ठीक है ना, ये अगर क्रॉस हम बढ़ा देते हैं तो इससे हमारी क्या आ जाएगी, लॉन्गर क्रॉस आर्म। पहले वाली L3, अब क्या हो जाएगी L2। तो ये वाली क्रॉस आर्म अगर लेंथ बढ़ा दी हमने, तो ये वाला ये जो गैप है, ठीक है ना, ये वाला गैप बढ़ जाएगा, तो ये वाली कैपेसिटेंस हमारी कम हो जाएगी। तो जिसकी वजह से हमारी ये वाली कैपेसिटेंस के कारण भी वोल्टेज स्ट्रेस आ रहा था, तो इसके कारण क्या हमारी स्ट्रिंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो इसको इंडायरेक्टली हम क्या बोलते हैं, बाय चेंजिंग M, ठीक है ना। M हमारा चेंज हो जाएगा जब हम बाय यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो इसी को बोलेंगे बाय चेंजिंग M, या फिर बाय चेंजिंग क्रॉस आर्म बाय इंक्रीजिंग द क्रॉस आर्म लेंथ, ठीक है। दूसरा क्या बाय कैपेसिटिव ग्रेडिंग। कैपेसिटिव ग्रेडिंग का मतलब हो गया कि ये जो डिस्क सबके पास सबसे ज्यादा पास है, ठीक है ना, डिस्क जो हमारी नॉर्मली रहती है 11 kV की डिस्क रहती है, ठीक है। 11 kV के लिए हम एक डिस्क यूज करते हैं, तो 33 kV के लिए 3 ऐसे नॉर्मली यूज करते हैं। इसका फार्मूला अलग से है, वो अगले वाले देखेंगे, अगले वाले क्लास में देखेंगे। तो इसकी जो डिस्क है, इसकी स्ट्रेंथ होगी, मान लो इसकी स्ट्रेंथ है 60 kV, 60 kV के बाद डिस्क डैमेज हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इससे हाई स्ट्रेस झेलने वाली डिस्क यूज करेंगे, ठीक है। अगर ये वाली डिस्क हैवी डिस्क इधर यूज करेंगे, फिर उससे लोअर वाली इधर यूज करेंगे, उससे लोअर वाली इधर यूज करेंगे। डिस्क की मतलब इंसुलेशन, हाई इंसुलेशन वाली डिस्क पास में यूज करेंगे, उससे कम वाली इधर करेंगे। इस टाइप को क्या बोलेंगे, इंसुलेशन कैपेसिटिव ग्रेडिंग बोलेंगे, कैपेसिटिव ग्रेडिंग, ठीक है ना। अलग अलग डिस्कें यूज करनी पड़ेंगी हमें इसके लिए, अलग अलग वोल्टेज स्ट्रेस झेलने वाली डिस्कें यूज करनी पड़ेगी। लेकिन ये फिजिबल नहीं रहता है। फिजिबल क्यों नहीं रहता है, क्योंकि जब हमारी इरेक्शन के टाइम और स्टिंगिंग के टाइम जो डिस्क रहती है वो सेम शेप की रहती है। वो जो बेचारे काम करते हैं, वो एक तरह से आप समझ लो ITI के बंदे होंगे या लेबर क्लास के बंदे होंगे, उसको आप बोलोगे डिस्क अलग अलग लगानी है, तो वो फिर गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं वो, ठीक है ना। तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस, और एक तरह से बोल भी सकते हो कि क्या पता हाइयर रेटिंग वाली डिस्क इधर लगाने के बजाय इधर लगा दे, उससे वाली उधर, उससे वो चलेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये लैब में चल सकती हैं, लेकिन रियल कंडीशन में नहीं चल पाती, ठीक है ना। क्योंकि रियल कंडीशन में काम करना बहुत ही हार्श कंडीशन में काम करना पड़ता है, इतने ज़्यादा इस चीज़ों पर ध्यान नहीं दे सकते लोग, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कैपेसिटिव ग्रेडिंग बाय यूजिंग डिफरेंट इंसुलेशन ऑफ डिस्क, ठीक है ना। इसको बोलेंगे कैपेसिटिव ग्रेडिंग। तो इससे भी हमारी स्ट्रिंग एफिशिएंसी
बढ़ जाती है। और तीसरा क्या है, बाय यूजिंग ग्रेडिंग रिंग्स। ग्रेडिंग रिंग्स मैं बताता हूँ क्या है। बाय यूजिंग ग्रेडेड रिंग्स या फिर बाय यूजिंग स्टैटिक शील्डिंग भी बोलते हैं इसको। उसमें क्या है कि जैसे आपकी ये कैपेसिटेंस है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, एक और इधर आगे कैपेसिटेंस मानेंगे, ये जो कैपेसिटेंस है आगे, ठीक है ना, ये कैपेसिटेंस, इन कैपेसिटेंस के आगे रिंग लगेगी, ठीक है ना, ये रिंग ऐसे लगेगी। तो ये रिंग करेगी क्या, ये करेगी रिंग, जैसे ये कैपेसिटेंस है तो ये वाली कैपेसिटेंस इसको कैंसिल करने की कोशिश करेगी, कैपेसिटेंस कैंसिल हो जाएगी, ये वाली रिंग, ये वाली कैपेसिटेंस इसको कैंसिल करने की कोशिश करेगी, ये वाली कैपेसिटेंस इसको कैंसिल करने की कोशिश करेगी। तो कैपेसिटेंस जब कैंसिल हो जाएगी तो इसकी वजह से क्या है, इसके ऊपर वोल्टेज स्ट्रेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वोल्टेज स्ट्रेस कम होने से क्या हो जाएगा, इसकी जो स्ट्रिंग, इनके ऊपर जो स्ट्रेस आएगा, जो इसके बिना इसके स्ट्रेस आना था, इन कंडक्टर्स के ऊपर जो स्ट्रेस आना था वो हमारा कम हो जाएगा। जब स्ट्रेस कम हो जाएगा तो हमारी स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसी बाय यूजिंग, इसको गार्ड रिंग भी बोलते हैं और इक्वलाइजिंग रिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये कहाँ लगेगी, ये इंसुलेटर के आगे लगेगी, ठीक है। ये लगी हुई होगी, कहीं पे देखा होगा आपने, रिंग रहती है अलग से ऐसे सर्कुलर टाइप शेप में रहती है, ठीक है ना, जिसकी क्रॉस लगाई होती है हमने, ये पावर ग्रिड की लाइन से लगी होती है, 400 kV 800 kV की लाइन में लगी होती है। ठीक करती, काम कैसे करती है, कैंसिल करती है कैपेसिटेंस, क्रॉस के कैपेसिटेंस को कैंसिल करके तो ओवरऑल वोल्टेज स्ट्रेस जिसके ऊपर कम कर देती है, ठीक है। इसको ग्रेडिंग रिंग्स भी बोलते हैं, स्टैटिक शील्डिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये था हमारा स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंप्रूव कैसे करते हैं। तो यही था इसमें, ठीक है। और अब कई बार बोलेंगे ये सी एन किसके बराबर होगी, ये जो इक्वलाइजर रिंग के ऊपर जो कैपेसिटेंस है ये किसके बराबर होगी, ये होती है एन बाय के माइनस एन इंटू सी। सी वाला यही आ गया, सी एन आ गया नंबर ऑफ डिस्क, तो के हमारा कांस्टेंट होगा इसका, ठीक है ना। ये तो लिखा गया मैंने एन बाय के माइनस एन इंटू सी, ये होगी सी एन, इसको बोलेंगे कैपेसिटेंस क्या बोलेंगे, सी एन, ठीक है। रिगार्डिंग के जो कैपेसिटेंस क्या बोलेंगे, सी एन किसके बराबर होगी, एन नंबर ऑफ कंडक्टर्स और नंबर ऑफ डिस्क और के माइनस एन इंटू सी, कैपेसिटेंस होगी ये वाली, ठीक है। तो आज का यही था।